शास्त्री से इंदिरा गांधी तक 1964 टू 1969। एक्चुअल में इसके पहले का इतिहास ज़्यादातर चर्चित रहा है। नेहरू युग के बारे में काफ़ी कुछ बातें हुई हैं। कुछ इस जो ये एरा है इस बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। मई 1964 में नेहरू के निधन ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की ताकत को परखने का एक अवसर उपस्थित किया। देश के अंदर और विदेशों में भी कई लोग थे जो इससे गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाने और उत्तराधिकार के सवाल पर कांग्रेस के अंदर गुटबंदियों के तूफान से उसकी पूरी तरह टूट जाने की भविष्यवाणी किया करते थे। परंतु सत्ता हस्तांतरण बहुत ही परिपक्व, गरिमापूर्ण और निर्विघ्न तरीके से संपन्न हो गया। इसने भारतीय जनवाद की ताकत को साफ तौर पर उजागर कर दिया। शायद नेहरू को भारतीय जनवाद पर इतना विश्वास था, इसलिए उन्होंने अपने उत्तराधिकारी का नामजद करने से इनकार कर दिया था। कांग्रेस संसदीय दल के नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री के पद के लिए दो प्रमुख दावेदार थे, मोरारजी देसाई और लाल बहादुर शास्त्री। देसाई एक वरिष्ठ, अधिक अनुभवी, कुशल प्रशासक एवं नियमनिष्ठ ईमानदार व्यक्ति थे, परंतु अपने दृष्टिकोण से वे अनम्य और कठोर थे। उनके विषय में यह धारणा थी कि वे एक देसी, अक्खड़, असहनशील और दक्षिणपंथी व्यक्ति हैं। इसके अलावा वे पार्टी के एक बड़े तबके में बहुत ही अलोकप्रिय थे। उनके मुकाबले शास्त्री सौम्य, व्यवहार कुशल और लचीले स्वभाव के व्यक्ति थे। वे व्यक्तिगत रूप से भारी, ईमानदार और अत्यधिक सम्मान प्राप्त व्यक्ति थे। उत्तराधिकार का चुनाव कांग्रेसी नेताओं के एक गुट के निर्देशन में हुआ, जिन्हें सामूहिक रूप से सिंडिकेट के नाम से जाना जाता है। 1963 में बने इस गुट में कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज और पार्टी के कई प्रादेशिक छत्रपों जैसे बंगाल के अतुल्य घोष, बम्बई के ए पाटिल, आंध्र प्रदेश के एन संजीव रेड्डी और मैसूर के एस निजलिंगप्पा शामिल थे। देसाई उनके लिए बिल्कुल अवांछनीय थे। उन्होंने शास्त्री का अनुमोदन इसलिए किया कि उनके गुण, अन्य गुणों के अलावा पार्टी में उन्हें एक ऐसा व्यापक समर्थन हासिल था जो पार्टी को एकजुट रख सकता था। उन्हें यह आशा भी थी कि शास्त्री उनकी इच्छाओं के प्रति अधिक लचीले होंगे और पार्टी में उनके नेतृत्व को चुनौती नहीं देंगे। इस गुट के अलावा अन्य पार्टी नेता भी किसी किस्म के ऐसे कलह से बचना चाहते थे जिससे पार्टी में मौजूद गुटबाजी और न भड़क पाए। कामराज ने यह पता लगाने की कोशिश की कि किस उम्मीदवार के इर्द गिर्द पार्टी सांसदों की सबसे अधिक आम सहमति होगी और यह घोषणा कर दी कि शास्त्री आमतौर पर अधिक स्वीकार्य हैं। हालांकि देसाई ने निजी तौर पर यह कहा कि सिंडिकेट ने जोड़ तोड़ से यह निर्णय करवाया है, फिर भी उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और एक गरिमापूर्ण तरीके से इस प्रतियोगिता से बाहर हो गए। शास्त्री पार्टी सांसदों द्वारा निर्विरोध संसदीय नेता चुन लिए गए और 2 जून 1964 यानी नेहरू के देहांत के ठीक एक सप्ताह के अंदर ही प्रधानमंत्री के रूप में पदासीन कर दिए गए। अपने राजनीतिक शासन देश के सीमित चरित्र को समझते हुए शास्त्री ने नेहरू के मंत्रिमंडल में कोई महत्वपूर्ण फेरबदल नहीं किया, सिवाय नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी को यह आग्रह करने के कि वह सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएं। शास्त्री के अधीन कैबिनेट मंत्रीगण अधिक स्वायत्ततापूर्ण तरीके से कार्य कर रहे थे। उन्होंने पार्टी मामलों या राज्य सरकारों के क्रियाकलापों में भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया। अपने प्रशासन के अंतिम दिनों को छोड़कर मोटे तौर पर उन्होंने एक छोटा राजनीतिक कद बनाए रखा। हालांकि उस समय देश को कई कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, परंतु शास्त्री सरकार उनसे निर्णायक तरीके से नहीं निपट सकी। इसके बजाय किसी तरह धारा में बहते रहने की नीति का ही पालन किया गया। जैसा कि पहले बात हो चुकी है, 1965 के आरंभ में राजभाषा के रूप में अंग्रेजी बनाम हिंदी का संघर्ष काफ़ी भड़क उठा था, लेकिन केंद्र सरकार इसे प्रभावशाली तरीके से संभालने में नाकामयाब रही और स्थिति को बद से बदतर हो जाने दिया। यद्यपि 1966 के आरंभ में इस समस्या को अंततः सुलझा लिया गया। इसी तरह पंजाबी सूबे की मांग तथा गोवा का महाराष्ट्र के साथ विलय का मुद्दा भी सुलगते रहने दिया गया। पिछले कुछ वर्षों से भारतीय अर्थव्यवस्था कुंठित हो रही थी, औद्योगिक विकास दर में भी कमी आ रही थी और विदेशी मुद्रा भुगतान संतुलन बदतर होता जा रहा था। परंतु उस समय सबसे कठिन समस्या खाद्यान्नों का भारी अभाव था। कृषि उत्पादन कम हो रहा था और 1965 में कई राज्य गंभीर सूखे की चपेट में आ गए थे। खाद्यान्नों का आपातकालीन भंडार खतरनाक सीमा तक कम हो गया था। यह बिल्कुल स्पष्ट था कि इस स्थिति से निपटने के लिए दीर्घकालीन उपायों की ज़रूरत थी,
परंतु ऐसे प्रयास नहीं किए जा रहे थे। खासतौर पर खाद्यान्न संपन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सहयोग करने से ही साफ इनकार कर दिया। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद अमेरिका द्वारा सभी खाद्य सहायताएं निलंबित कर दिए जाने के बाद वैधानिक रसायन प्रणाली लागू करने के लिए मजबूर होना पड़ा, परंतु इसमें मात्र 7 बड़े शहरों को ही शामिल किया जा सका। जनवरी 1965 में सरकार ने राज्य खाद्य व्यापार निगम का गठन किया, परंतु इसे भी बड़ी मात्रा में अनाज जमा करने में सफलता नहीं मिल पाई। हालांकि हरित क्रांति योजना का शुभारंभ एक सकारात्मक घटना थी, जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि और दीर्घकालीन रूप से अनाजों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना था। लेकिन बाद में इंदिरा गांधी के शासनकाल में ही इस योजना पर जोर शोर से काम शुरू हो गया। आमतौर पर पार्टी के अंदर और बाहर के आलोचकों ने शास्त्री पर अपने अनिर्णय के बंदी होने पर, सरकारी नीतियों को दिशा देने में असफल होने और यहाँ तक कि अपने मंत्रिमंडल के साथियों पर भी नियंत्रण रखने में असमर्थ होने का आरोप लगाया। सरकारी कामकाज के दबाव और अपने आलोचकों की टिप्पणी से वे इतना अनिश्चित और असमर्थ महसूस करने लगे थे कि जनवरी 1965 के आरंभिक दिनों में उन्होंने एक पत्रकार के साथ महसूस करने लगे थे बातचीत में यह शंका जाहिर की थी कि क्या मंत्री पद के लिए अपने आप को उपलब्ध कराकर उन्होंने उचित किया था और क्या इस पद की जिम्मेदारियों को वहन करने की उनमें क्षमता मौजूद थी। हालांकि वक्त गुजरने के साथ साथ शास्त्री अधिक से अधिक स्वाधीन होने लगे थे और अपनी शक्ति का उपयोग करने लगे थे, और यह इस हद तक बढ़ गया था कि कामराज यह शिकायत करने लगे थे कि महत्वपूर्ण निर्णयों को लेने की प्रक्रिया में शास्त्री अक्सर उनकी अनदेखी कर देते हैं। उत्तरी वियतनाम पर अमेरिका की बमबारी का विरोध करने वाले पहले देशों की पंक्ति में भारत सरकार शामिल थी। शास्त्री ने अपना एक प्रधानमंत्री सचिवालय अपने प्रमुख निजी सचिव LK झा के नेतृत्व में गठित किया था, जो मंत्रालयों से स्वतंत्र होकर नीतिगत मसलों में प्रधानमंत्री को सलाह और उसके लिए सूचना के स्रोत का कार्य कर सके। यह सचिवालय, जो PMO के नाम से प्रसिद्ध हुआ, धीरे धीरे सरकारी नीतियों के निर्माण एवं कार्यान्वयन के मामले में काफ़ी प्रभाव और शक्ति हासिल करने लगा। बाद में इंदिरा गांधी के शासनकाल में वह वस्तुतः एक वैकल्पिक और स्वतंत्र कार्यकारी संस्था के रूप में उभरा। हालांकि अगस्त-सितंबर 1965 के अल्पकालीन भारत पाक युद्ध के दौरान शास्त्री का वास्तविक क्षण उपस्थित हुआ। वर्षों से कश्मीर का मुद्दा उबल रहा था, क्योंकि पाकिस्तान इस प्रश्न को फिर से खोलने की मांग कर रहा था और भारत यह मानता था कि भारत का एक अंग होने के कारण यह तय हो चुका मसला था। 1965 में शेख अब्दुल्ला के अनुयायियों एवं अन्य असंतुष्ट नेताओं ने कश्मीर की घाटी में अशांति पैदा कर दी। पाकिस्तानी नेतृत्व ने समझा कि हस्तक्षेप के लिए यही सही समय है, खासतौर से चूंकि पाकिस्तान ने अमेरिका से हाल में ही अत्याधुनिक सैन्य उपकरण प्राप्त किया था, इसलिए वह अपने को हथियारों के मामले में श्रेष्ठ समझता था। शायद पाकिस्तानी सरकार 1962 की पराजय के बाद भारत द्वारा अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयासों से पहले ही, जो अभी तक अधूरा पड़ा हुआ था, भारतीय सेना का सामना करना चाहती थी। पाकिस्तान ने सबसे पहले एक छोटी कार्रवाई द्वारा इस फैसले को परखने की कोशिश की। अप्रैल 1965 में गुजरात और अरब सागर की सीमा पर कच्छ के रण के दलदल इलाकों में एक विवादास्पद और असीमांकित इलाके के एक हिस्से पर सैनिक कार्रवाई द्वारा अधिकार जमाकर पाकिस्तान ने भारत की प्रतिक्रिया जांचने की कोशिश की। वहां एक सैनिक संघर्ष हुआ, लेकिन उस इलाके में की ज़मीनी हालात के कारण भारत का सैनिक जवाब कमज़ोर और हिचकिचाहटपूर्ण था। ब्रिटेन के हस्तक्षेप के बाद दोनों पक्ष इस विवाद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते के लिए प्रस्तावित करने को सहमत हो गए। दुर्भाग्यवश कच्छ के रण के संघर्ष ने पाकिस्तानी शासकों को एक गलत संकेत दिया। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि भारत सरकार और उनकी सेनाएं अभी भी युद्ध के लिए तैयार नहीं हुई हैं। शास्त्री द्वारा सेना प्रमुख जनरल JN चौधरी के साथ सलाह मशविरा के बाद दिए गए वक्तव्य पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि जब भी भारत युद्ध के लिए तैयार होगा तो वह अपनी पसंद के समय और स्थान पर होगा। अगस्त में पाकिस्तानी सरकार ने कश्मीर घाटी में अच्छी तरह प्रशिक्षित घुसपैठियों को इस आशा के साथ भेजना शुरू किया कि यहाँ पाकिस्तान समर्थक विद्रोह खड़ा कर लेने में उन्हें सफलता मिलेगी और उसके बाद सैनिक हस्तक्षेप के लिए माहौल तैयार हो जाएगा। पाकिस्तान समर्थित इस घुसपैठ की गंभीरता को समझते हुए शास्त्री ने सेना को यह आदेश दिया कि वह युद्ध विराम रेखा को पार कर जाए और उन दर्रों को बंद कर दे जिनके रास्ते घुसपैठी आकर कारगिल, उरी और हाजी पीर जैसे सामरिक चौकियों पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे। इसके साथ ही 1962 से बिल्कुल भिन्न इस बार पूरा देश सरकार के पीछे हो गया।
इसके जवाब में 1 सितंबर को पाकिस्तान ने दक्षिण पश्चिम जम्मू कश्मीर के छम सेक्टर में टैंक और पैदल सैनिकों से जोरदार हमला किया, जिससे भारत को कश्मीर से जोड़ने वाली एकमात्र सड़क मार्ग खतरे में पड़ गया। शास्त्री ने तत्काल भारतीय सेना को न केवल कश्मीर की सुरक्षा करने बल्कि पाकिस्तान की सीमा पर लाहौर और सियालकोट की तरफ बढ़ने का आदेश दे दिया। इस प्रकार दोनों देश एक अघोषित युद्ध में उलझ गए। अमेरिका और ब्रिटेन ने तुरंत दोनों देशों को हथियार, खाद्य पदार्थ एवं अन्य प्रकार की आपूर्तियां बंद कर दीं। चीन ने भारत को आक्रमणकारी घोषित किया और धमकी भरे शोर मचाए। हालांकि भारत के प्रति सहानुभूतिपूर्ण सोवियत संघ ने चीन को पाकिस्तान की मदद के लिए जाने से हतोत्साहित किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के दबाव के अंदर दोनों ही प्रतिद्वंदी युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए, जो 23 सितंबर को प्रभाव में आया। युद्ध अधूरा रह गया, जिसमें दोनों ही पक्ष यह विश्वास कर रहे थे कि उन्होंने महत्वपूर्ण जीत हासिल की और दूसरे को भारी क्षति पहुंचाई। इसका एकमात्र प्रभावकारी परिणाम यह हुआ कि कश्मीर घुसपैठ के सहारे अतिक्रमण को नाकाम कर दिया गया। साथ ही साथ 3 सप्ताह की इस लड़ाई ने दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को भारी क्षति पहुंचाई थी, जो असंख्य जानों और महंगे सैनिक साज सामान की क्षति के अलावा भी बहुत कुछ था। आर्थिक विकास के लिए आवश्यक संसाधन बर्बाद हो गए और दोनों ही देशों के सैनिक बजट फिर से बढ़ने लगे। हालांकि भारतीय लोग भारतीय सेना के इस प्रदर्शन पर भारी उल्लास में थे। उन्होंने उनके उस सम्मान, प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास को फिर से वापस किया जो 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान खो सा गया था। इसके अतिरिक्त इस लड़ाई के बाद भारत राजनीतिक रूप से कहीं अधिक मजबूत और एकबद्ध होकर उभरा। इसके अलावा भी कई अन्य संतोषजनक पहलू थे। उन घुसपैठियों को कश्मीरी जनता का समर्थन प्राप्त करने में सफलता नहीं मिली और 1947-48 के बाद भारतीय धर्मनिरपेक्षता अपनी पहली महत्वपूर्ण परीक्षा में सफल हुई। युद्ध के दौरान कोई सांप्रदायिक समस्या नहीं खड़ी हुई। भारतीय मुसलमानों ने तहे दिल से युद्ध की तैयारियों में अपना समर्थन दिया और सेना के अंदर मुसलमानों ने अपने हिंदू और सिख, ईसाइयों दोस्तों के साथ मिलकर बहादुरी पूर्वक लड़ते हुए पाकिस्तान को निराश किया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप शास्त्री एक राष्ट्रीय हीरो और कद्दावर राजनीतिक हस्ती के रूप में उभरे। युद्ध विराम संधि के बाद सोवियत संघ की मध्यस्थता में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान और शास्त्री ने 4 जनवरी 1966 को सोवियत संघ के ताशकंद में मिले और ताशकंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। इस घोषणा पत्र के अनुसार दोनों ही पक्ष सभी हथियाए गए इलाकों से वापस होकर युद्ध पूर्व की अगस्त की स्थिति में फिर से चले जाने के लिए सहमत हो गए। भारत के संदर्भ में इसका अर्थ सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हाजी पीर दर्रा से पीछे हट जाना था, जिसके माध्यम से पाकिस्तानी घुसपैठिए फिर कश्मीर घाटी में आ सकते थे तथा कश्मीर में अन्य सामरिक लाभ छोड़ना शामिल था। शास्त्री इन गैर फायदेमंद शर्तों पर भी तैयार हो गए, क्योंकि दूसरा विकल्प दोनों पक्षों के लिए तबाही भरे युद्ध को फिर से शुरू करना ही बचा था। इसका अर्थ कश्मीर के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ का समर्थन खोना एवं उनसे कई प्रकार के सैन्य साज सामान, खासतौर पर मिग हवाई जहाज तथा मध्यम और भारी टैंकों की आपूर्ति से हाथ धोना होता। ताशकंद सम्मेलन का अंत बड़ा ही दुखद हुआ। शास्त्री जी, जिन्हें हृदय की बीमारी पहले से थी, ताशकंद में अचानक हृदय गति रुक जाने से 10 जनवरी को मृत्यु हो गई। उन्होंने मात्र 19 महीने ही प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। शास्त्री की मृत्यु ने एक बार फिर उत्तराधिकार के मुद्दे को सामने ला खड़ा किया था। 2 वर्षों के अंदर यह दूसरा नेतृत्व परिवर्तन था जो फिर आसानी से पूरा हो गया और इसने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की सुदृढ़ता को साबित कर दिया। मोरारजी देसाई एक बार फिर मैदान में थे। कामराज और सिंडिकेट की नापसंदगी देसाई के प्रति कम नहीं हुई थी। उन्होंने अपने आसपास एक ऐसे उम्मीदवार को खोज शुरू की जो देसाई को तो पराजित कर दें पर उनके साये में बना रहे। उन्हें इंदिरा गांधी पसंद आईं। वह नेहरू की बेटी थी। उसकी एक अखिल भारतीय अपील तथा एक प्रगतिशील छवि थी और किसी एक राज्य, क्षेत्र, जाति अथवा धर्म की प्रतिनिधि के रूप में नहीं पहचानी जाती थी। उन्होंने यह भी सोचा कि इंदिरा गांधी एक गैर अनुभवी महिला हैं एवं पार्टी के अंदर कोई खास पकड़ भी नहीं है, इस वजह से वह अधिक आज्ञाकारी और नमनशील होंगी। कामराज ने ही इनके चुनाव का मंच संचालन किया। दरअसल चुनाव का फैसला उसी समय हो गया था जब 14 मुख्यमंत्रियों में से 12 मुख्यमंत्रियों ने अपना समर्थन प्रकट कर दिया। उन्हें यह आशा थी कि उन्हें अपने राज्यों को चलाने के लिए इससे कहीं अधिक शक्ति प्राप्त हो जाएगी। इंदिरा गांधी की जन छवि को भुनाने तथा उसके साथ नेहरू के नाम के जुड़े होने के कारण आगामी चुनाव में मतदाताओं को आकर्षित करने में मदद मिलेगी।
इस बार आम सहमति की प्रक्रिया नहीं लागू हो पाई क्योंकि देसाई ने चुनाव कराने पर जोर दिया। उन्हें यह विश्वास था कि वरिष्ठता और पार्टी में अपने स्थान के कारण वे जरूर जीतेंगे, खास तौर पर इसलिए भी कि उनकी विरोधी जैसा कि उन्हें खुद कहा एक निरी छोकरी खास तौर पर इसलिए भी कि उनकी विरोधी जैसा कि उन्होंने खुद कहा था इंदिरा के लिए एक निरी छोकरी थी। कांग्रेस संसदीय पार्टी की बैठक 19 जनवरी 1966 को हुई, जिसमें गुप्त मतदान हुआ और इंदिरा गांधी ने देसाई को 169 के मुकाबले 355 वोटों से हराया। उनका हैरत औरत होना कोई बाधा नहीं बनी क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं ने काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाई थी और हजारों की संख्या में जेल गई थीं। उनमें से कईयों ने अध्यक्ष पद समेत कांग्रेस में काफ़ी ऊंचा स्थान प्राप्त किया था। स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने गवर्नर तथा राज्यों एवं केंद्र में कैबिनेट मंत्री तक का ऊंचा पद प्राप्त किया था। इसमें खास तौर पर भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पद भी शामिल था। इंदिरा गांधी के आरंभिक वर्षों की बातें अगले एपिसोड में। तहे दिल से धन्यवाद सुनने के लिए। धन्यवाद।